बॉलीवुड और तवाइफों का क्या कनेक्शन है? क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म की शुरुआत इन तवाइफों ने की थी? द आंसर इज प्रोबेबली यस। बॉलीवुड में नेपोटिज्म स्टार्टिंग से ही था, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिनेमा। और जहां तक बिगिनिंग ऑफ सिनेमा की अगर हम बात करें तो हमारी सिनेमा की शुरुआत इन तवाइफों और उनके कोठों से ही हुई थी। और आज भी हमारे बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे मेन लीड एक्टर्स हैं जिनकी माँ या दादी और नानी तवाइफे हुआ करती थी। लेट मी एक्सप्लेन। तो आज बताते हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री। जब सिनेमा स्टार्ट हुआ था वो दौर था जब सिनेमा में एक्टिंग करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि सोसाइटी तब भी काफ़ी कंजर्वेटिव हुआ करती थी। तो फिल्मों में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स होते थे वो मेल एक्टर्स ही प्ले किया करते थे। तो मैं बात कर रही हूँ अर्ली 1930s की, और ये वो ज़माना था जब ज़्यादातर माइथोलॉजी बेस्ड मूवीज़ ही हुआ करती थी। धीरे धीरे मूवीज़ में ग्लैमर आने लगा और ग्लैमर फैक्टर ऐड करने के लिए औरतों को फिल्मों में एक्टिंग कराया गया। और स्टार्टिंग में जो फिल्मों में जो लीड एक्ट्रेसेस हुआ करती थी वो होती थी तवाइफें। तो पहले तो ये तवाइफे एक्ट्रेसेस बनी और बाद में इनकी बेटियां भी एक्ट्रेसेस बन गई। तो ये जो नेपोटिज्म का पूरा खेल है ना, ये बहुत पुराना है और ये स्टार्टिंग हुआ था इन तवाइफों से। और सिर्फ तवाइफे नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे पुराने ज़माने के एक्टर्स हैं जो एक्चुअली नेपो किड्स हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादातर कोई नहीं बताता है और ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं हूं ना, मैं बताऊंगी, तो पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज का एपिसोड है तवाइफों के बारे में और पुराने ज़माने के नेपो किड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो नेपो किड है जो बहुत फेमस है वो है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त की माँ एक तवाइफ थी, उनका नाम था जद्दन बाई। जद्दन बाई की माँ थी दलपा बाई और वो भी एक तवाइफ थी। बेसिकली वो एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती थी, लेकिन उनको प्यार हो गया था एक मुस्लिम सारंगी वादक के साथ और फिर उनके साथ उन्होंने भागकर शादी कर ली और आगे चलकर वो एक फेमस तवाइफ बनी। अब जब मैं तवाइफ बोलती हूँ तो इसका मतलब सेक्स वर्कर्स नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब तवाइफें जो हुआ करती थी वो आज की वर्कर्स से टोटली डिफरेंट हुआ करती थी, क्योंकि वो हुनर की महारथी थी। उन्हें नाच गाना सिंगिंग इन सब में महारत हासिल थी। और ये जितने भी आप क्लासिकल घराना सुनते हैं, लखनऊ घराना, पटियाला घराना, ये ऐसे घरानों को बिलोंग करती थी और वहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक और डांस की ट्रेनिंग लिया करती थी। सो दे वर वेरी कल्चरली रिच एंड डेफिनेटली सोसाइटी में भी उनका जो था स्टेटस बहुत हाई हुआ करता था, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरबार में परफॉर्म किया करती थी। तो फाइनेंशियली ऑल्सो दे वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग और सोसाइटी में उनकी काफ़ी इज्जत हुआ करती थी, काफ़ी पैसा कमाया करती थी ये, और इनको इसीलिए काफ़ी ऊंची निगाहों से देखा जाता था, अनलाइक टुडेज वर्कर्स। 1930s में जब कोठे बंद होने लगे तो बहुत सारे तवाइफों ने कोठों को छोड़कर फिल्मों की ओर रुख किया और ऐसी एक तवाइफ थी जद्दन बाई। उन्होंने भी फिल्मों की ओर रुख किया और फिल्मों में जाकर एक्टिंग करना शुरू किया और आगे चलकर ये फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बनी। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आखिर ये कोठे बंद क्यों हो रहे थे? दरअसल 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद बहुत सारे तवाइफों ने इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों यानी फ्रीडम फाइटर्स का साथ दिया था। उस वक्त तवाइफें जो हुआ करती थी वो इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए स्पाइंग का या फिर इन्फॉर्मर का काम किया करती थी, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज़ ऑफिसर्स इनके दोस्त होते थे, इनके यहाँ आते थे, इनके कोठों में उन्हें एंटरटेन करती थी और उनसे दोस्ती करके वो ब्रिटिशर्स के सारे सीक्रेट्स पता करती और उनको फिर जाकर फ्रीडम फाइटर्स के साथ शेयर करती। और जैसा कि मैंने बताया कि तवाइफें फाइनेंशियली भी काफ़ी वेल ऑफ होती थी, तो टाइम एंड अगेन वो इन फ्रीडम फाइटर्स को फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करती थी। बस एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचिए। क्यों फैलाए हम हाथ? इतनी भरी पड़ी हैं हमारी तिजोरियां, कोई यहाँ भूखा नहीं रहेगा। और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कई सारी तवाइफें जेल भी गई और इन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, रियल तवाइफ्स ऑफ हीरा मंडी। अगर आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धीरे धीरे अंग्रेज़ों को इन तवाइफों में थ्रेट दिखने लगा और वो कोशिश करने लगे कि इनको किस तरीके से इनका काम इनसे छीना जाए। 1864 में एक लॉ पास किया गया, द कंटेजियस डिजीज एक्ट, जिसके तहत एसटीडी को कंट्रोल करने के नाम पर अंग्रेज़ों ने इन तवाइफों के कोठों को बंद करने की कोशिश की। इन तवाइफों को भी वर्कर की कैटेगरी में डाल दिया गया, लेकिन तवाइफें आर्टिस्ट हुआ करती थी और इसके साथ साथ इनका जो परफॉर्मिंग आर्ट था वो भी बंद होने लगा। तो फाइनली ये वो समय था जब
तवाइफों ने बॉलीवुड में एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने बॉलीवुड में जाकर वो करना शुरू किया जो उस समय पर कोई और औरत करने को राजी नहीं थी, वो था फिल्मों में एक्टिंग। और ऐसी एक अर्स्ट ट्वेल्व तवाइफ हुआ करती थी, नरगिस की माँ जद्दन बाई। नरगिस ने भी फिल्मों में एंट्री ली एट द एज ऑफ 6 एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। फिल्म थी तलाश हक, 1935 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में मेन लीड में थी नरगिस की ही माँ जद्दन बाई। तो ये जद्दन बाई थी जिनकी वजह से नरगिस की फिल्मों में एंट्री हुई। तो बेसिकली नरगिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। और आगे चलकर उनके बेटे संजय दत्त भी फिल्मों में आए और द रेस्ट इज हिस्ट्री। एक और एक्ट्रेस हैं काजोल। काजोल एक नेपो किड है, ये तो हर कोई जानता है बिकॉज उनके फादर की तरफ से और उनकी मदर की तरफ से वो फिल्मों से रिलेटेड है। अब काजोल की मदर है एक्ट्रेस तनुजा, और तनुजा और उनकी सिस्टर नूतन, उनकी माँ थी एक्ट्रेस शोभना समर्थ। लेकिन एक्ट्रेस शोभना समर्थ की जो माँ थी वो थी रत्तन बाई, जो खुद एक एक्ट्रेस हुआ करती थी और एक तवाइफ भी। रतन बाई एक सिंगर थी और ये अपने गाने लिखती और कंपोज किया करती थी। आगे चलकर उन्होंने एक मराठी फिल्म में एक्टिंग भी की थी और उनकी बेटी शोभना समर्थ भी एक्ट्रेस बनी। 1950 में शोभना समर्थ ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिस फिल्म में उन्होंने लीड रोल प्ले किया था और उनके साथ उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को यानी नूतन और तनुजा को इस फिल्म में लॉन्च किया था बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस। इस फिल्म का नाम था हमारी बेटी और लिटरली इस फिल्म में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को लॉन्च किया था। अगेन अ क्लासिक केस ऑफ नेपोटिज्म। अच्छा, अब काजोल की अगर मदर की साइड की बात कर रहे हैं तो उनके फादर की साइड की भी बात कर लेते हैं। बात कर रहे हैं एक्टर अशोक कुमार की। तो इन सबको जिनको लगता है कि अशोक कुमार वॉज एन आउटसाइडर, तो मैं बता दूं कि आप सब गलत हैं। अशोक कुमार के जीजा जी थे शशाधर मुखर्जी, और शशाधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज़ में काम किया करते थे। बॉम्बे टॉकीज़ के मालिक हिमांशु राय और शशाधर मुखर्जी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो अशोक कुमार अपने जीजा जी के घर कुछ दिन रहने के लिए आए थे क्योंकि वो लॉ के एग्जाम में फेल हो गए थे और वापस अपने घर नहीं जाना चाहते थे कि वहाँ पर उनके फादर उनको डांटेंगे, उन्हें डांट पड़ेगी। तो इसीलिए वो अपने जीजा जी के यहाँ आगे रहने के लिए उनकी बहन शशाधर मुखर्जी की वाइफ थी और वहाँ पर रहने के दौरान ही उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ में काम करना शुरू कर दिया एज अ लैब असिस्टेंट, क्योंकि उन दिनों एक्टर्स का जो रोल था ना उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, इंक्लूडिंग मेल एक्टर। लैब टेक्नीशियन जो होते थे उनकी इज्जत ज़्यादा थी और अब समय कितना बदल गया है। तो एनीवेज, तो अशोक कुमार लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे थे और बहुत खुश थे। लेकिन इसी बीच बॉम्बे टॉकीज़ एक फ़िल्म बना रही थी, जीवन नैया। इस फिल्म की जो मेन लीड थी वो थी हिमांशु राय की वाइफ देविका रानी, और उसके साथ एक न्यू कमर को उन्होंने लॉन्च किया था नजमुल हसन। लेकिन इस फिल्म के मेकिंग के दौरान ही दोनों हीरो हीरोइन को आपस में प्यार हो जाता है और दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद हिमांशु राय की, क्योंकि वो वाइफ थी और बिजनेस पार्टनर थी और दोनों बॉम्बे टॉकीज़ के मालिक थे, तो हिमांशु राय को शशाधर मुखर्जी ने कहा कि मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, और वो गए देविका रानी को मनाकर वापस लेकर आए और नजमुल हसन को ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द फिल्म। और अब उन्हें एक हीरो की तलाश थी। तो इस बार उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो घर का हो, जो बहुत ज़्यादा शान पट्टी ना करे अनलाइक नजमुल हसन, और जिस पर वो भरोसा कर पाए। तो फाइनली ज़ीरो डाउन किया गया अशोक कुमार को, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही साला था और ऑलरेडी बॉम्बे टॉकीज़ में वो काम कर रहे थे और देखने में भी ठीक ठाक थे। तो इस तरह से बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म जीवन नैया से अशोक कुमार बन गए हीरो और ये फिल्म रिलीज हुई और बहुत ही सुपर हिट हुई। और इसके बाद देविका रानी और अशोक कुमार का एक पेयर बन गया और इन्होंने कई सारी सुपर हिट फिल्म्स आपस में दी। आगे चलकर हिमांशु राय की मौत के बाद देविका रानी ने जब बॉम्बे टॉकीज़ को बेचा तो अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी यानी उनके जीजा जी ने दोनों ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज़ खरीद लिया उनसे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने भी बॉम्बे टॉकीज़ बेच दी और फिर उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो बनाया। तो अशोक कुमार वॉज ऑल्सो नॉट एन आउटसाइडर, ही वॉज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। अशोक कुमार का असली नाम था कुमुद लाल गांगुली और इस फिल्म के बाद उन्हें अशोक कुमार के नाम से लॉन्च किया गया। आओ पहना दूं। आहा, बहुत ही खूबसूरत है, पहनने वाले से भी ज्यादा। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर काजोल कहाँ से रिलेटेड है, और ये शशाधर मुखर्जी कोई और नहीं बल्कि काजोल के दादाजी हैं। जी हाँ, तो ये स्टोरी बीच में एक एड ऑन हो गई। अब वापस चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं बॉलीवुड के तवाइफों की कहानी। एक और एक्ट्रेस है सायरा बानो, एक्टर दिलीप कुमार की वाइफ। सायरा बानो की मदर नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी और उनके फादर थे मियां एहसान उल हक जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे।
नसीम बानो की माँ एक तवाइफ थी और उनका नाम था छमिया बाई और वो शमशाद बेगम के नाम से भी मशहूर थी। और नसीम बानो की एंट्री भी फिल्मों में अपनी माँ की वजह से ही हुई। तो अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि नेपोटिज्म का चक्कर कितना पुराना है। तो अब तवाइफों की बात हो ही रही है तो एक और एक्ट्रेस का मेंशन किए बिना ये एपिसोड पूरा नहीं हो सकता है। इनकी माँ और नानी भी तवाइफ थी, कोठों से इनका रिश्ता था, लेकिन इनकी कहानी जो है ना वो थोड़ी सी ट्रेजेडी है। एक्ट्रेस नीतू कपूर। नीतू कपूर की नानी एक तवाइफ थी और उनका कोठे से रिश्ता था। नीतू कपूर की नानी बचपन में अनाथ हो जाती है और उनके चाचा चाची ने उन्हें धोखे से कोठे में बेच दिया था। कोठे में रहते हुए ही उनकी एक दलाल से शादी भी हो जाती है और उससे उन्हें एक बेटी होती है। बेटी थी नीतू कपूर की माँ राजी सिंह। राजी सिंह का बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना था। वो हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन जब वो 14 साल की थी तो उन्हें भी इस कोठे की दलदल में धकेल दिया गया। लेकिन फिर जब तक वो 22 साल की हुई तो एक दिन मौका पाके वो वहां से भाग गई और भागकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर उन्होंने नीतू कपूर के फादर से शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई हरनीत सिंह, जो आगे चलकर नीतू कपूर के नाम से फेमस हुई। लेकिन ओरिजिनल प्लान में नीतू कपूर का एक्ट्रेस बनना कभी नहीं था। दरअसल राजी सिंह हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो दिल्ली जाने के बाद भी उनके अंदर एक्ट्रेस बनने की चाह हमेशा से रही। तो दिल्ली से वो बॉम्बे आ गई और यहाँ पर आकर वो ऑडिशन करने लगी और उन्होंने देखा कि यहाँ पर रोल मिलना कितना टफ है। लेकिन उस समय एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट रोल मिलना वॉज रिलेटिवली ईजी। तो उन्होंने अपनी जगह सोचा कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बन पाऊँ तो क्या हुआ, मेरी बेटी को मैं एक्ट्रेस बनाऊंगी। और इस तरह से उन्होंने नीतू कपूर को अलग अलग ऑडिशन में वो ले जाने लगी और फाइनली नीतू कपूर को अपना पहला ब्रेक मिला। 1966 में एक मूवी आई थी सूरज। क्या करूं, नानी की आदतें पड़ गई हैं मुझे। और इन्होंने कई सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया एंड देन लेटर शी प्रोग्रेस्ड इनटू मेन लीड्स एज वेल। तो नीतू कपूर का जो पूरा करियर है ना वो उनकी माँ की ही बदौलत हुआ और उनकी माँ भी एक तवाइफ थी। और सिर्फ तवाइफ ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पुराने ज़माने के एक्टर्स हैं जो एक्चुअली नेपो किड्स हैं और किसी ना किसी सिफारिश या फिर किसी दोस्त के रिकमेंडेशन से या फिर किसी जान पहचान से रिश्तेदारी से फिल्मों में उनकी एंट्री हुई। अब जैसे कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मदर, वेल उनके फादर तो नेपो किड है, हर कोई जानता है, लेकिन उनकी मदर बबीता भी एक नेपो किड है। बबीता एक्ट्रेस साधना की फर्स्ट कज़न है। बेसिकली बबीता के फादर और एक्ट्रेस साधना के फादर आपस में भाई थे और इस नाते से दोनों कज़न हुए। और बबीता के फादर हरी शिवदसानी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने कई सारी मूवीज में साइड रोल्स किए हैं और बबीता आगे चलकर मेन लीड उन्होंने किया। और साधना भी फिल्मों में आई क्योंकि एक्ट्रेस साधना के फादर एक बिजनेसमैन थे लेकिन फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे और बंगाली एक्ट्रेस और डांसर साधना रॉय के बहुत बड़े फैन थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम अंजलि से बदल कर साधना रख दिया। और जब साधना एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई तो यहाँ पर रिवर्स नेपोटिज्म हुआ। मतलब साधना के फादर के अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से ही था। तो यहाँ पर साधना की कई सारी फिल्म्स जैसे कि वक्त, मेरे महबूब, इन सब में उन्होंने छोटे छोटे कैमियो रोल्स भी किए हैं। तो यहाँ पर जहाँ फादर अपनी बेटी को लॉन्च करते हैं वहाँ अपनी बेटी ने आगे चलकर अपने फादर की जो भी छोटी सी इच्छा थी पूरी करते हुए उनको अपनी फिल्मों में कैमियो रोल्स में लॉन्च किया था, कह सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? चलो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं। जया बच्चन। वैसे तो जया बच्चन FTII पास आउट है, लेकिन जया बच्चन के करियर में उनके फादर तरुण कुमार बहादुरी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तरुण कुमार बहादुरी द स्टेट्समैन के लिए भोपाल में कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे और द इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए भी काफ़ी सारे कॉलम्स लिखते थे। और ऐसे ही इनके बहुत सारे फिल्मी और थिएटर आर्टिस्ट के साथ जान पहचान थी, दोस्ती थी। सत्यजीत रे के साथ भी तरुण कुमार बहादुरी की बहुत अच्छी दोस्ती थी और आगे चलकर उन्होंने अपनी फिल्म महानगर में जया बच्चन को लॉन्च किया था एज ए चाइल्ड एक्टर एट द एज ऑफ 40। रत्ना पाठक शाह और उनकी बहन सुप्रिया पाठक शाह, ये दोनों बहनें हैं और इनकी मदर दीना पाठक एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करती थी। इनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। और उनके फादर बलदीप पाठक एक ड्रेस मेकर थे। ये फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए ड्रेस डिजाइन किया करते थे, जैसे कि दिलीप कुमार, राजेश खन्ना। तो ये थी कहानी बॉलीवुड के तवाइफों की, उनकी हिस्ट्री की और कुछ वेल नोन स्टार्स की नॉट सो वेल नोन नेपो किड होने की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी कहानी आगे देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।